नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, नीमराज सुंडा जी की जो बुक है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा तरीके से अच्छे तरीके से पूरा पढ़ा भी दिया है, उसी का हम यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड सीरीज लेकर आए हैं। और इस एमसीक्यू बेस्ड जो सीरीज है, इसका आज हम 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको आंसर बताना होगा। बाद में फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मैं उसको भी यहाँ पर आपको बताते हुए चलूंगा। तो अगर आप लोग इसको देख रहे हो तो एक काम करना कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने देखना शुरू कर दिया है तो वीडियो को पूरा देखना, ऐसा नहीं कि आधा अभी देख ले रहे हो आधा बाद में देख लो। अगर देख रहे हो तो पूरी वीडियो को देखना। मैं पढ़ाना शुरू करूँ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बाइलिंगुअली पढ़ाए जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। और साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पीडीएफ नोट जो होगा ये भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। तो अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया ये जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो कुछ भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको मिलता है वो मिलता है मैचिंग करने का। इसमें हमको मैच करना है। ध्यान से देखते हैं कैसे मैच करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आपको वीडियो को तुरंत पुश कर देना है, वीडियो को रोक देनी है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और आपको टिक लगा देना है यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही है। उस पे आपको टिक लगाने के बाद फिर आगे बढ़ना है कि अब आगे देखिए मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप इसको केवल देखते जाओगे, अपने दिमाग पर जोर नहीं डालोगे, तो आपका जो वीडियो अटेंड करने का जो प्राइमरी मोटिव है वो तैयार नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो जैसे ही आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसे ही आपके दिखता है, आपको वीडियो को तुरंत रोक देना है। रोकने के बाद पूरा क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़ो, क्वेश्चन को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद इसका आंसर दो, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ है तो इसको काफी ज्यादा टाइम लगता है एनालाइज करने में। एनालाइज करो, फिर उसका आपको टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और जब आप टिक लगा लो तब उसके बाद आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। उन सभी चीजों को आपको धीरे धीरे ऐसे करके पता चलता जाएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं मैच करना है, तो मैच करना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, इरिगेशन के तहत सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर है। तो जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो जो गंगा बेसिन का जो मैदान है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी नदियां बहती हैं, तो इस वजह से गंगा बेसिन का जो मैदान है, यहाँ पर मैक्सिमम जो एरिया है हमारा वो बहुत ज्यादा इरिगेटेड है। जो गंगा यमुना का जो मैदान है, गंगा और यमुना के बीच वाले जो भाग होते हैं और गंगा और यमुना के बीच की जो सहायक नदियां हैं, इन सभी सहायक नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा इरिगेशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंचाई के प्रॉपर तरीके से सुविधा होती है। तो हमारा ये वाला जो है वो पहले पे चला जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन जो हमारा ए है, ए किस पे चला जाएगा, ए हमारा चला जाएगा फर्स्ट पे। आगे हम देखते हैं अगला क्या है। ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड, ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो कोई भी देश है, उस देश का जितना जियोग्राफिकल एरिया है, यानी कि उसकी जो भौगोलिक क्षेत्र है किसी भी देश का, तो उसके भौगोलिक क्षेत्र का 33% जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए। 33% एरिया हमेशा फॉरेस्ट से आच्छादित होना चाहिए, यानी कि फॉरेस्ट वहां पर कितने एरिया में होना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो कितना है, वो है हमारा 57 मिलियन हेक्टेयर। और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो इंडिया का है वो कितना है, वो 76 मिलियन हेक्टेयर है। इसको ध्यान से देखना। जो हमारा ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया होता है जब वो बढ़ता है तो इसके अंदर भी चेंज आता रहता है। तो ये जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है ये हमेशा चलायमान होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो 76 आपका सही होगा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा
ए तो पहले पे जाएगा, तो ए तो पहले पे इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है और इसमें जा रहा है। बी वाला जो हमारा है, बी वाला थर्ड पे जा रहा है, तो बी थर्ड पे इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो ये हमारा चाहे ए होगा चाहे डी होगा। इसके अलावा देखते हैं, तीसरा देखना पड़ेगा, नेट इरिगेटेड इन इंडिया, यानी कि ये जो सी है, ये सी दूसरे पे जा रहा है, तो सी दूसरे पे इसमें जा रहा है, बाकी हमारा सभी गलत हो गया और ये सी चौथे पे जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ इंडिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया ऑफ 328.74 मिलियन हेक्टेयर। भारत में उपयोग के लिए जो भारत की कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र है, वो दोनों बराबर है, यानी कि उपयोग के लिए भारत में जितनी भूमि है और इसका जो जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि रिपोर्टेड एरिया और जियोग्राफिकल एरिया, ये दोनों बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल है। जहां पर जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्टिंग एरिया है और जियोग्राफिकल एरिया है, ये दोनों इतना ही है, क्योंकि इक्वल है। तो आपको इसको समझना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा है, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज लैंड अप्रोक्सीमेटली 187 मिलियन हेक्टेयर इज क्लासिफाइड एज डिग्रेडेड लैंड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में लगभग लगभग 187 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है, वो खराब है, जहां पर हम खेती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन से सही हैं, कैसे हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसमें जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कि हमारा जो रिपोर्टिंग एरिया है और इसके अलावा जो जियोग्राफिकल एरिया है, ये दोनों अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, वो तो है 328.74 मिलियन हेक्टेयर। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड एरिया है, यानी कि रिपोर्टिंग वाला जो हमारा एरिया है, रिपोर्टिंग वाला एरिया कितना है, वो मात्र मात्र कितना है, 306 मिलियन हेक्टेयर है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, लगभग 22.7 मिलियन हेक्टेयर कम पड़ रहा है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, इसका और इसका, तो हमको समझ में आएगा कि लगभग 22.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन कम पड़ रही है। तो अब पहले दोनों की डेफिनेशन को समझते हैं। तो जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, यानी कि हमारी जो भौगोलिक बाउंड्री है, उसके अंदर आने वाला समस्त क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, जियोग्राफिकल एरिया कहलाता है। अब रिपोर्टेड एरिया कौन सा होता है, या रिपोर्टिंग एरिया, ऐसा एरिया जहां का फिजिकल डाटा, वहां का जहां का स्टैटिक और वहां की जो भौगोलिक जानकारी है, हमारे पास लिखित रूप में मौजूद है। जैसे आप समझो कि भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर हमारा पीओके भी आता है, अक्साई चीन भी आता है, गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है, ये पूरा रीजन हमारा आता है, समझ गए। लेकिन रिपोर्टिंग एरिया में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या इसके अलावा जो हमारा अक्साई चीन है, ये भारत के कंट्रोल में इस समय पर नहीं है। तो वहां का एरिया का जो रिपोर्टिंग है, वो हमारे पास नहीं है। हमको नहीं पता है कि वहां पर कौन सा खसरा है, कैसे है, किस तरीके की जमीन है। ये सब जानकारी हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो जियोग्राफिकल एरिया है वो तो ज्यादा है, लेकिन रिपोर्टिंग एरिया, ये रिपोर्टेड एरिया जो है वो कम है। तो यहाँ पर केवल इतना ही नहीं है कि अक्साई चीन और इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इन दोनों के अलावा और कोई चीज नहीं है। इन दोनों के अलावा भी और भी ढेर सारी चीजें हैं जो क्या होती हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग में अभी भी नहीं है। जैसे कुछ ऐसे एरियाज हैं सियाचिन ग्लेशियर के, या बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज जहां पर आदमी का आना जाना संभव नहीं होता है। तो वो सभी एरियाज भी हमारे जियोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत तो आएंगे, लेकिन रिपोर्टिंग एरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत ढेर सारे ऐसे द्वीप हैं छोटे छोटे, जहां पर भारत सरकार के किसी भी आदमी का आना जाना वहां नहीं होता है। वो बिल्कुल वहां आदिमानव ही रहते हैं, आदिवासी समुदाय रहता है। वहां पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको वो तीर और धनुष लिए होते हैं, उससे मार के और आपको खा जाएंगे, मतलब आपका कुछ भी कर डालेंगे। तो इस तरीके का जो एरिया होता है वो है तो हमारे कंट्रोल में, हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो हमारे अंडर में ही आएगा। लेकिन
वो हमारा क्या होता है, वहां पर हमारे पास कोई भी स्टेटिस्टिकल डाटा नहीं होता, जैसे खसरा खतौनी खाता संख्या और ये प्लॉट नंबर, इस तरीके की चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं होती हैं। तो अगर उपलब्ध नहीं है तो वो हमारा रिपोर्टिंग एरिया में नहीं आएगा, और अगर उपलब्ध है तो रिपोर्टिंग एरिया में आता है। एक हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऐसा जहां पर भारत सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन लागू होता है। जैसे जो अक्साई चीन है, वहां पर भारत सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लागू होता है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहां पर भी लागू नहीं होता है भारत का एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पर भारत सरकार अपने नियम लागू नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में अभी नहीं है, वो इलीगली ऑक्युपाई कर लिया गया है चाइना द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा। तो ये पहला स्टेटमेंट जो हमारा है, ये तो अब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है, दूसरा जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लगभग 187 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है, वो डिग्रेडेड है। यानी कि भारत का लगभग लगभग जो आधा जियोग्राफिकल एरिया है, वो जियोग्राफिकल एरिया का लगभग आधा भाग कैसा है, वो ऐसा है जहां पर हम खेती नहीं कर सकते, डिग्रेडेड लैंड है, यानी कि खराब भूमि है। तो पहला तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये तो दोनों ही गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट लेकिन सेकंड इज इनकरेक्ट, ये भी गड़बड़ हो गया। तो सेकंड हमारा, फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन व्हिच एग्जैक्ट डेट वाज द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको एएसआरबी नेट बोलते हैं, एएसआरबी नेट जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इंडियन एक इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन कराए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन के बीच में इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 नवंबर 1973 को इसको अब बनाया गया था, एएसआरबी नेट जो है, इसको 1 नवंबर 1973 को एस्टेब्लिश किया गया था। और ये भारत में एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट हैं, इनको रिक्रूट करने का काम करती है। मतलब वैज्ञानिकों का एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि वैज्ञानिकों को एक तरीके से वैज्ञानिकों का चयन करने का एक तरीका होता है, जो कि ये संस्था करती है। एएसआरबी नेट इसको कहा जाता है, यहाँ से वैज्ञानिकों का चयन होता है। तो ये जो चयन होता है, ये स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 1973 को। एसआरबी ए एएसआरबी जो है, यानी कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, इसको स्थापित किया गया था 1 नवंबर 1973 को। और ये स्थापित कब हुआ था, ये गजेंद्र गाडकर जो कमेटी हुआ करती थी, उसी गाडकर कमेटी जो कि 1972 में अपनी रिपोर्ट लगाई थी, उसी रिपोर्ट के बाद, सॉरी, 72 में गजेंद्र गाडकर कमेटी अपॉइंट हुई थी, और उसने 73 में रिपोर्ट लगाई थी। गाडकर कमेटी 72 में अपॉइंट हुई थी, 73 में उसने रिपोर्ट लगाई थी, और उसी 73 में रिपोर्ट लगाने के बाद इसको बना दिया गया था एएसआरबी नेट, और इसी के अलावा डेयरी भी इसी के अनुसार ही बनी थी। तो यहाँ पर हमारी इतने जो फैक्ट्स थे वो रिकॉल हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1966 में आईसीआर जो है, इसको फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। अगला है, रीजन क्या है, दिस वाज डन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ये जो इसको फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था आईसीएआर को, ये रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। इन दोनों को एनालाइज करके इस इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन है, इसको आपको बताना है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें आपको पता चलेगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये बात बोली जा रही है कि 1966 में आईसीएआर जो है, इसको फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे बताया गया है कि ये किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन बताया गया है कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन पर बनाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है, इसकी रिकमेंडेशन पर नहीं बना था। ये बना था ये बना था जो ये कब बना था, ये बना था जस्ट अ सेकेंड, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसकी स्थापना, हाँ, आईसीआर को फुल्ली ऑटोनॉमस बनाया गया था। क्वेश्चन ही भूल गया था। तो इसको बनाया गया था, एक कमीशन हुआ करता था, उस कमीशन का नाम था, कमीशन नहीं था, एक तरीके की रिव्यू टीम थी, जिसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल
रिव्यू टीम। तो ये एग्रीकल्चरल जो रिव्यू टीम हुआ करती थी, इसके रिकमेंडेशन पर आईसीएआर को 1966 में क्या बनाया गया था? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि फिर सर जी ये रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने क्या किया था? तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर 1929 में क्या हुआ था? 1929 में आईसीएआर की स्थापना हुई थी। क्या? आईसीएआर का स्थापना हुई थी किसमें? 1929 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन पर। समझ गए? तो पहले रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने रिकमेंड किया था, तो 1929 में आईसीएआर बना था। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि इसके बाद फिर 1966 में एग्रीकल्चर रिव्यू टीम ने एक रिकमेंडेशन दी थी और उसी रिकमेंडेशन के बाद आईसीएआर को एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। समझ गए? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द रिलेशनशिप एंड फंडिंग ऑफ आईएआरआई कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर लीडरशिप और फंडिंग के आधार पर यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, इनको कंसीडर करना है और कंसीडर करके आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं। कौन से स्टेटमेंट सही हैं या कौन-सा सही है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी कि आईएआरआई जो है, आईएआरआई इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, ये एस्टेब्लिश हुआ था पूसा बिहार में अंडर द वायसरॉयटी ऑफ लॉर्ड कर्जन। भारत के उस समय पर वायसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन की वायसरॉयटी में आईएआरआई की स्थापना पूसा बिहार में हुई थी। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये तो हमारा सही है। अगला है द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ एमएससी इन 1958। कह रहा है कि आईएआरआई के द्वारा जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट की डिग्री दी जाती थी, एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, ये एमएससी के बराबर हुआ करता था 1958 में। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा एसोसिएटशिप 1958 में नहीं हुआ था। इसको माना गया था इक्विवेलेंट, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट को एमएससी के इक्विवेलेंट माना गया था 1946 में माना गया था, 1958 में नहीं माना गया था। 1958 में तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, ठीक? इसको क्या बोला गया था? इसको मिला था डीम्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 1958 में। तो समझ गए यहाँ पर बात? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ये यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है बी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि आईएआरआई के जो पहले डायरेक्टर हुआ करते थे वो कौन थे? बी विश्वनाथ हुआ करते थे। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो अगर हम इनको देखेंगे तो इसमें हमको केवल समझ में आएगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि पहला और तीसरा जो है ये सही है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच करने वाला है। इसमें आपको क्या-क्या दिया गया है? पैरामीटर दिया गया है और उसकी वैल्यू दिया गया है। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में एनुअल जो वर्ल्ड का प्रेसिपिटेशन है, वो कितना है? तो पूरी दुनिया में औसत रूप से कितना प्रेसिपिटेशन होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब बरसात, पानी का किसी भी रूप में हमारे पृथ्वी की सतह पर आना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन कहलाता है। चाहे हिल स्ट्रोम में आए, चाहे रेनफॉल में आए, चाहे फॉग के रूप में आए, स्नो के रूप में आए या बर्फबारी के रूप में आए, किसी भी तरीके से आ रहा है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। कभी भी प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल नहीं मान लेना। प्रेसिपिटेशन में हर तरीके का पानी जो कि आसमान से धरती पर गिरता है, सबको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो एनुअल जो वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन है वो कितना है? वो है हमारा 1000 मिलीमीटर। साल भर में लगभग 1000 मिलीमीटर के आसपास बरसात होती है पूरी दुनिया में। अगला है एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। भारत में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कितना है? वो 1194 मिलीमीटर है। इसके अलावा टोटल वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, यानी कि टोटल ग्लोबल वाटर जो है, यानी कि पृथ्वी पर जितना पानी पाया जाता है, उसमें से कितना भाग हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा भाप के रूप में उपस्थित रहता है? तो वो 0.001% है। समझ गए? यानी कि टोटल जो हमारे पास पानी है पूरी पृथ्वी के ऊपर, ओशियन का पानी ले लो, नदियों का, तालाब का, खेत का, हर जगह का पानी अगर हम ले लेंगे
तो उस पानी का 0.001% जो पानी है वो हमेशा भाप बन के बादलों में रहता है। तो यहाँ पर ये चीज आपसे बोली जा रही है, तो यहाँ पर मैंने इसको मैच करा दिया। तो ए जो है, ए तो दूसरे पे जा रहा है, तो ए इसमें दूसरे पे जा रहा है, इसमें जा नहीं रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है। बी जो है, बी फर्स्ट पे है, तो बी फर्स्ट पे इसमें है और बी यहाँ पर थर्ड में है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों को एनालाइज करके इनमें से आपको करेक्ट जो आंसर है उसको चूज करना है। देखते हैं, द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 328.74 मिलियन हेक्टेयर। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, वो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये तो बात हमारी बिल्कुल सही हो गई, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ इंडिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन, ये 306 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये भी बात सही होगी। इसी का बेस क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था, शायद क्वेश्चन नंबर पहला या दूसरे के आसपास में था, उसमें यही क्वेश्चन था। थोड़ा सा वहां भाषा चेंज थी, बाकी क्वेश्चन यही था। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, द ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड फॉर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इज 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। कह रहा है कि पूरे देश का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 33% एरिया फॉरेस्ट का होना चाहिए। इस तरीके का फैक्ट अभी एक क्वेश्चन में आया हुआ था। तो ये बात तो हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। रीजन देखते हैं, एक्चुअल जो फॉरेस्ट एरिया है भारत में वो इस समय पर कितना है, वो इस समय पर 20 नहीं है, थोड़ा सा 21 हो गया है, 21% के समथिंग हो गया है। तो इसको 21 में कर दे रहा हूँ, आप इसको 21 याद करना, क्योंकि ये 20 जो है बुक में पुराना दिया हुआ था, मैंने इसको अपडेट नहीं करा, वो टाइपिंग जिसने करी उसने वही देख के छाप दिया, अपडेट नहीं किया। ये 21 है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, द एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, वो इस समय 21% के आसपास है। तो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमको क्या समझ में आता है कि इसमें जो दोनों बात है, यानी कि हमारा जो रीजन है ये भी बिल्कुल सही है और हमारा जो असर्शन है ये भी सही है, लेकिन एक पेंच है, दोनों ट्रू है इसमें भी और दोनों ट्रू है इसमें भी। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं, ए और बी में से ही कोई होगा। अब देखते हैं इसमें और इसमें कौन होगा। जो 33% एरिया है ये वाली बात तो बिल्कुल सही है और रीजन वाली बात भी सही है कि 21% के आसपास हमारा एरिया होना इस समय है, 33% होना चाहिए, 21 है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या यही कारण है जिसकी वजह से 33% है, तो बिल्कुल नहीं। यानी कि जो रीजन है ये रीजन एक्सप्लेनेशन सही से नहीं कर रहा है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 33% एरिया होना चाहिए और 21% है, तो इन दोनों का आपस में कोई संपर्क है कि 33% होना चाहिए इस वजह से 21 हो गया है। जैसे हमने खाना खाया तो हमारा पेट भर गया, समझ रहे हो, लेकिन हमने खाना खाया और तुमने नहीं खाना खाया, इसका आपस में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। हमने खाना खाया तो हमने खाया, तुमने नहीं खाया तो तुमने नहीं खाया, तो आपस में कोई संबंध है इसका? आपस में कोई इनका संबंध ही नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। ये 33% एरिया होना चाहिए, तो ये तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए कहा गया है कि 33% एरिया तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे पास है 20 ही परसेंट। तो क्या इसकी यही वजह है कि 33% का 20% है? कोई वजह तो है नहीं, आपस में कोई संपर्क तो है नहीं। तो संपर्क नहीं है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। असर्शन जो हमारा रीजन है, ये रीजन और असर्शन का भी आपस में कोई संबंध ही नहीं है। अगर हम इसको घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो इससे असर्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है, इन व्हिच ईयर वाज द नेम ऑफ इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफिशियली चेंज टू इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको ऑफिशियली कब चेंज किया गया था? तो हम बात करते हैं भारत के आजादी की। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो इंपीरियल को इंडियन बना दिया गया था। तो हमारा जो IARI है उसको इंडियन कर दिया गया था। पहले इंपीरियल हुआ करता था, फिर बाद में इंडियन कर दिया गया। बहुत लप्पू सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैच करने वाला। राजस्थान से यहाँ पर दिया गया फैक्ट है, कौन सा होगा? राजस्थान जो है
यहाँ पर कोर सीरियल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कल इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। एक चीज़ मैं और करूँगा कि क्या होता है कि मैं जिसको बनाने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन को बनाता है, तो क्वेश्चन बनाते समय वो थोड़ा-सा ध्यान कम देता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मैं कल से उसे कहूँगा कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट ना हो, क्वेश्चन और फैक्ट्स रिपीट ना हो, कि 10 से 10 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। वैसे रिपीट भी हो जाता है तो आपको भाषा समझ में आएगी कि एक ही क्वेश्चन को कितनी भाषाओं में पूछा जा सकता है, उसकी लैंग्वेज चेंज करके कैसे-कैसे पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का कोर सीड है, यानी कि जो मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। इसके अलावा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पल्सेस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। वैसे जो लेटेस्ट डाटा है, उसमें आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ पर पल्सेस का प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन इसके हिसाब से अभी हमारा पल्सेस ही है। अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो व्हीट के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश हमारा पहले स्थान पर है। पंजाब जो है ये टोटल अनाज के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो इस तरीके से हम मैच करेंगे। तो जो ए है, ए सेकंड पे जा रहा है, तो ए सेकंड पे इसमें है, ए सेकंड इसमें है और ए सेकंड इसमें है। तो हमारे इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। बी जो है, बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट में इसमें जा रहा है, इसमें जा नहीं रहा है। बी फर्स्ट में इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी वीडियो को अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे बहुत ढेर सारे ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। छोटा-सा चैनल है, थोड़ा-सा सपोर्ट करोगे तो बढ़ जाएगा, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ आपके जो दोस्त हैं, उनको इस चैनल को ज़रूर शेयर करो क्योंकि विद्या बाँटने से ही बढ़ती है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करो और इसके अलावा अगर हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हो तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क ज़रूर करो। बाकी यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को देख के आप मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, उसको कायदे से पढ़ के समझ सकते हो कि इस वीडियो में आपको हर जानकारी दिया गया है कोर्स से रिलेटेड। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792 मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके मेरे कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।